हाय हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। तो आज हम लोग क्लास 10 पहले चैप्टर का अंतिम वीडियो बना रहे हैं। इसमें आज सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ठीक, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखिए, इसके लिए एक नियम दिया गया था जिसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, ये नियम क्या कहता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें इस तीर के पीछे जो लिखा रहता है वो है अभिकारक और इसके आगे जो लिखा रहता है वो है उत्पाद, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो ये नियम यही कहता है कि अभिकारक का अणुभार और उत्पाद का अणुभार कभी भी बदलता नहीं है। जितना इसका अणुभार रहेगा उतना इसका अणुभार रहेगा, यानी कि जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। देखिए, संरक्षण शब्द जहाँ भी लगा हो इसका मतलब होता है इसके पहले वाला, यानी इसके पहले क्या है, द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा न तो द्रव्यमान का विनाश होगा। अगर मान लीजिए कह दिया जाए ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहेगा कि ऊर्जा का ना निर्माण होगा ना ऊर्जा का विनाश होगा। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ देखिए, तीर के इधर अणुभार जितना रहेगा तीर के इधर भी अणुभार उतना ही रहेगा। ठीक, तो अब केमिकल को बैलेंस करने से पहले हम लोग परमाणु को गिनना सीख लें। जैसे मान लो लिख दिया जाए NaCl, तो देखिए देखा जाता है कि ये Na, इसके यहाँ पर कोई संख्या लिखी है नहीं लिखा है, यहाँ केवल अकेला Na है, तो यानी यहाँ Na की संख्या कितनी है, 1। Cl, इसकी भी यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा है, यानी इसकी संख्या क्या है, 1। अब अगर मान लीजिए कह दिया जाए AlCl3, ठीक, तो इसमें एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, 1। क्लोरीन Cl की संख्या देखिए यहाँ पर Cl3 लिखा है, यानी कि Cl की संख्या कितनी है, 3। ठीक, H2SO4, इसमें H कितना है, तो देखिए H के बाद क्या लिखा है, 2, यानी कि H की संख्या कितनी है, 2। सल्फर के बाद कुछ लिखा है नहीं, यानी सल्फर की संख्या 1। ऑक्सीजन के बाद नीचे की तरफ क्या लिखा है, 4, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। इसी तरह कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी यौगिक, अगर आप उसमें परमाणु गिन ले रहे हैं तो बैलेंस करने की पहली सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। ठीक, तो एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो गिरेंगे नहीं, और एक बैग डाकना चाहेंगे, छलांग लगाना चाहेंगे तो गिरना तय है। तो चलिए देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये आता होगा, तो कोई बात नहीं, आगे देखते रहिए। अब मान लीजिए कह दिया जाए PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक, या इसको अभी रहने दीजिए। इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं H3PO4 और इसके आगे लगा दे 2। तो अब देखिए यहाँ अगर 2 को छोड़ दें तब देखें तो हाइड्रोजन की संख्या 3, फास्फोरस की 1, ऑक्सीजन की 4। लेकिन ध्यान दीजिए, आगे जो भी शब्द लगा रहे, पूरे यौगिक के आगे जो भी शब्द लगा रहता है इसका गुणा इन सब में होगा। तो देखिए 2, अगर 3 है इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6। देखिए H3, अब इसी में 2 से गुणा कर दिए, 3 दूना 6। अब बताइए इसमें, अच्छा अभी इसको रोके रहिए, ये तो थोड़ा हार्ड लेवल वाला हो जा रहा है। उसके पहले C6H12O6, इसके पहले लगा दे 4। तो चलिए देखिए, नॉर्मली यहाँ कार्बन कितना है, 6। अब 6 का आगे वाले में गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, यानी कार्बन कितना है, 24। हाइड्रोजन है 12, इसका 4 में गुणा करेंगे, 12 चौक 48, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा 48 ठो। ऑक्सीजन 6 ठो है, 4 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन भी हो जाएगा 24। ठीक, अब इतने के बाद में अब ये वाला देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ कहीं कोष्टक में ऐसे करके दिया रहे, इसको पहले हटा देते हैं। यहाँ Pb की संख्या कितनी है, 1 है, N की संख्या 1, O की संख्या 3। लेकिन ध्यान दीजिए इतने कोष्टक के बाहर 2 भी लगा है, यानी कि इन दोनों में, इसमें भी 2 से गुणा होगा और इसमें भी 2 से गुणा होगा। तो नाइट्रोजन की संख्या 2 और इसकी संख्या 6। ठीक, कोई भी
दो चार ठो परमाणु हों, उनको कोष्टक में बंद करके नीचे कोई संख्या लगा दी गई हो तो उस संख्या से उसमें किया जाता है गुणा। जैसे यहाँ देखिए इतने को कोष्टक में बंद किया गया और 2 से, इन सब में 2 से ऑक्सीजन में गुणा करेंगे, ऑक्सीजन 3 है, 2 से गुणा किए 6 हो गया, नाइट्रोजन 1 है, 2 से गुणा किए 2 हो गया। अब अगर इसी के पहले 2 लगा दें तो देखिए अब क्या होगा, इनकी वास्तव में संख्या कितनी हो गई थी, ये नाइट्रोजन 1 ठो था, पीबी 1 ठो था, नाइट्रोजन 2 ठो था और ऑक्सीजन 6 ठो था। देखिए ऑक्सीजन 3 ठो है, 3 दूना 6 ठो हो गया। अब 6 का गुणा इसमें करेंगे, यानी इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। आगे वाली संख्या का हर एक परमाणु में गुणा होगा, हर एक परमाणु की संख्या जितनी दी गई रहेगी उतने में गुणा कर देंगे। चलिए अब आप लोग इसका बताइए, इसमें mg कितना, O कितना, H कितना। वीडियो को खटाक से रोकिए और कैलकुलेट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं। mg यहाँ है एक 5 से गुणा कर देंगे तो ये 1 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 5, यानी mg की संख्या 5। ऑक्सीजन है 1, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो गया, अब 2 बचे 10, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। इसमें इस 2 से गुणा किए तो ये हो गया 2, इसमें इस 5 से गुणा किए तो ये हो गया 10। हाइड्रोजन 1 है, इसमें 2 से गुणा किए तो ये 2 हो गया, 5 से गुणा किए तो ये हो गया 10। ठीक, तो आपको अब लगभग परमाणु की संख्या गिनने तो आ गई होगी। परमाणु की संख्या गिनने आ गई तो बैलेंस करना भी आ जाएगा। चलिए Fe3O4, इसमें Fi कितना है, देखिए 3 दूना 6, यानी Fi कितना है 6 ठो, 4 दूना 8, यानी ऑक्सीजन कितना है 8 ठो। अब मुझे लगता है कि कुछ भी परमाणु दे दिया जाए आप लोग गिन लेंगे कि कितना उनकी संख्या है। तो चलिए ये आपको होमवर्क दे दिया जा रहा है। OH का 3, C12, H22, O11, इसमें सब में आपको गिनना है। CH3COOH, इन सब में आपको गिन कर लाना है कि हाँ कौन सा परमाणु कितना है। AlOH का होल थ्राइस, PbNO3 का। ठीक, तो ये होमवर्क है, इन सब में आप लोग गिनिएगा कि हाँ परमाणु कितने हैं। अब बैलेंस करना सीखते हैं। चलिए देखिए यहाँ है H2, इधर है O2, तीर का निशान ये है H2। यहाँ पर ऐसे लिखें, वो हिंदी में भी लिखकर आपसे पूछ सकता है। ये हाइड्रोजन है तो लिख देगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और तीर का निशान देके जल। और आपको बोर्ड में कह दिया जाएगा कि निम्न समीकरण को बैलेंस कीजिए, और ऐसे हिंदी में लिख कर दे दिया जाएगा। तो चाहे हिंदी में लिख कर दे, चाहे ऐसे प्रतीक के रूप में लिख कर दे, आराम से कर लेंगे। तो देखिए ये जो प्रतीक के रूप में लिखा है इसी को कहते हैं कंकाली समीकरण। किसी भी ये जो तत्व हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया लिखी गई है इसी को प्रतीक में लिखिए तो वही क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण। ये देखिए कंकाल की तरह इधर उधर टेढ़ मेढ़ है। तो अब इसमें करेंगे क्या, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, कोई बात नहीं, इधर देखें तो 2, वाह तराजू पर बैलेंस है, दोनों पलड़ा बराबर हैं। हाइड्रोजन में इधर 2 इधर 2, चलिए छोड़ दीजिए, जो बैलेंस है उसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर कितना है 1। अब आपको अगर कोई भी संख्या लगानी रहेगी, देखिए ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 2 है तो इसको भी 2 करना है, तो ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे तो गलत रहेगा। हमेशा देखिए परमाणु के नीचे कभी भी संख्या नहीं लिखी जाती है, जो भी संख्या लिखेंगे वो पूरे यौगिक के आगे लिखेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 करने के लिए ये लिख दीजिए। अब इधर ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन अब आ गई दिक्कत, हाइड्रोजन की संख्या देखिए 2 दूना 4, इधर हो गई 4 और इधर है 2, तो इसको 4 बनाने के लिए लगा दीजिए आगे 2। ठीक, तो आराम से बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा अगर दिया रहेगा तो इसको पहले प्रतीक के रूप में लिखेंगे और फिर उसको बैलेंस करेंगे। तो ये तो पहला था, एकदम आसान वाला, लुल्लू पुल्लू वाला चल रहा है। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हार्ड लेवल का आता रहेगा। वैसे अब आप लोगों के लिए हार्ड रह नहीं गया क्योंकि आप एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। Mg प्लस O2, ये है MgO। चलिए बताइए खटाखट इसका बैलेंस। आप लोग वीडियो रोक दिया करिए, बैलेंस कर लिया करिए कॉपी में,
फिर उसके बाद वीडियो आगे देखे कर मिलाइएगा, देखिए सर जी से सही आ रहा है आपका कि नहीं। तो यहाँ Mg1 इधर 1, वाह मौज कर दी, दोनों तरफ एक एक। इधर ऑक्सीजन है 2 ठो, यहाँ ऑक्सीजन है 1 ठो, तो लीजिए इसको 2 कर दिए। अब जब ऑक्सीजन को 2 किए तो यहाँ Mg भी 2 हो गया, तो यहाँ भी लगा दीजिए 2। ठीक, तो ये सब लगता है एकदम सरल सरल वाले हैं, वाह। चलिए अच्छा, अब बोर्ड में पिछले साल जो जो पूछे गए हैं वो भी दे रहे हैं, आप लोग बैलेंस कीजिएगा। तो अब अगला सवाल है, अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, दे दें अच्छा C6H12O6 प्लस O2, तीर का निशान CO2 प्लस H2O। वीडियो को खटाक से रोकिए, आप लोग बैलेंस कीजिए फिर आगे देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं बैलेंस करना। इधर कार्बन की संख्या कितनी है? 6। इधर पूरे में यहाँ कार्बन दिख रहा है और है कितना? 1 ठो, तो इसको 6 बनाने के लिए आगे 6 लगा देंगे, हो गया। इधर हाइड्रोजन की संख्या है 12, H12 है। इधर देखिए इन दोनों में हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ है H2, यानी इसको 12 बनाने के लिए आगे 6 लगा दें, हो गया। इधर कार्बन बैलेंस, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन 12, इधर हाइड्रोजन 12। अब ऑक्सीजन की बात आई, ऑक्सीजन की देखिए O6 यानी इधर 6 ठो है, O2, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो गया? 8 ऑक्सीजन। इधर देखें O2 और 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ ऑक्सीजन है 12 और O यहाँ है और 6 से गुणा कर देंगे तो 6, तो 12 6 कितना होगा? 18, यानी इधर है 18 और इधर यहाँ है 6, यहाँ है 2, तो इसको तो ऐसे रहने दीजिए, यहाँ अकेले है, यहीं छेड़खानी करते हैं, यहाँ भी लगा दीजिए 6। अब गिनिए, यहाँ है 6 और इधर 2 6 12, यानी दोनों मिलकर इधर भी क्या है? 18। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सब बैलेंस, तो ये छाप लीजिए, आप लोग भी खटाखट छापते रहिए। अगला जो दिया गया है वो है Fe2O3, आप लोग खटाखट लिखते रहिए जो जो दे रहे हैं, प्लस एल्यूमिनियम, तीर का निशान Al2O3 प्लस में Fe। तो अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। देखिए Fe की संख्या इधर कितनी है? Fe2, यानी यहाँ है 2। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 3। इधर आ जाएं तो Al2, देखिए Fe यहाँ कितना है? 2 ठो, इधर कितना है? अकेला, यहाँ लगा दीजिए 2। O है 3, इधर 3 है, इधर भी O3, कोई बात नहीं। एल्यूमिनियम इधर अकेला, इधर Al2, यानी यहाँ लगा दीजिए 2। 1 मिनट, ठीक, तो ये हो गया अभिक्रिया इधर भी बैलेंस, तो खटाखट उतारते रहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला उदाहरण इतना सारा कीजिए कि आज एकदम बैलेंस करने में कोई भी अभिक्रिया दिक्कत ना रहे आप लोगों को। BaCl2, यहाँ पर बताइए, अच्छा रिएक्शन लिख रहे हैं तो आप लोग बताते रहिएगा कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार का बताया गया था पिछला वीडियो में, तो आप लोग खटाखट बताते रहिएगा कि हाँ ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। चलिए देखिए, इधर है Na2, यानी कि Na कितना है? 2 ठो, इधर आ जाइए, यहाँ है Na कितना है? अकेला, लगा दीजिए 2। यस 1 ठो, इधर आ जाइए, यस 1 ठो, मौज कर दी। ऑक्सीजन 4 ठो, इधर ऑक्सीजन 4 ठो, वाह। Ba 1 ठो, Ba 1 ठो। क्लोरीन 2 ठो, इधर Cl और यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे Cl2, यानी इधर भी क्लोरीन कितना है? 2 ठो। तो चलिए अब आगे अगला रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, और ये है PbNO3 का होल ट्वाइस, फिर PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक, अब आपको इसको बैलेंस करना है। चलिए शुरू करते हैं बैलेंस करना। ये है Pb1, इधर Pb1, वाह। नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ ये देखिए 2 है, तो 2 से उसमें गुणा कर देंगे, यानी नाइट्रोजन इधर हो जाएगा 2, और इधर नाइट्रोजन अकेला है, ओहो, इधर 2 है और इधर अकेला। तो देखिए कट कुट करना रहेगा तो आराम से कर लीजिएगा, उधर 2 है, इधर अकेला, तो इसको भी 2 कर दें। अब देखिए ऑक्सीजन का देखें तो यहाँ 3 है, 3 दूना 6, और इधर ऑक्सीजन देखेंगे तो इधर 2 दूना 4, यानी 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 5 7 और इधर 6। ओहो, ऑक्सीजन में आ रही है गड़बड़ी, कोई बात नहीं, चलिए संख्या बदल दीजिए। अब यहाँ जो है इसको हटा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए आगे 2। अब बताइए
Pb की संख्या कितनी 2, इधर कितनी 1, तुरंत खटाक से 2 कर दीजिए, हो गया। N की संख्या इधर 2 है, 2 दूना 4 और इधर है 1, तो यहाँ लगा दीजिए 4। ऑक्सीजन 3 दूना 6, 6 दूना 12 और इधर देखिए 2 यहाँ 8 यहाँ 2 यहाँ, जोड़ दीजिए सबको, आ गया 12 कि नहीं। इधर भी ऑक्सीजन 12, 12 कैसे, यहाँ O3 3 है, गुणा किए इस 2 से, फिर उसमें गुणा किए इस 2 से, तो बराबर कितना है 3 दूना 6 दूना 12 और इधर भी 12, हो गया रिएक्शन बैलेंस। कितना आसान है, ठीक। तो इसी तरह आप लोग करते रहिए और एग्जाम्पल दें तो इतना खटाखट छापते रहिए। अगला उदाहरण है Fi प्लस H2O, तीर का निशान दिए और आगे Fi3O4 प्लस H2। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ Fi की संख्या 1, इधर Fi की संख्या 3, तो खटाक से बराबर कर दीजिए, हो गया। अब इधर H की संख्या 2 है, इधर भी H की संख्या 2 है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। ऑक्सीजन की संख्या इधर है 1, इधर है 4, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ क्या कर दें 4। तो अब देखिए जादू, समीकरण बदल गया। अब यहाँ O हो गया 4 ठो, लेकिन हाइड्रोजन का देखेंगे तो ये 8 हो गया और इधर कितना है 2, तो यहाँ भी लगा दीजिए 4। ये भी रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस। H2 है, 4 से गुणा कर दिए तो ये भी क्या हो गया 8, ठीक। तो अब अगला लिखिए NaCl और प्लस में H2O और फिर तीर का निशान, तीर के आगे है NaOH और प्लस में Cl2 प्लस में H2। चलिए अब इसका देखते हैं, देखिए Cl2 H2, ठीक है। Na कितना 1, इधर भी 1, सही है। Cl इधर कितना 2, 1 है और इधर कितना है 2, तो इसको 2 कर दें आगे 2 लगा के, हो गया। अब देखिए यहाँ Na भी हो गया 2 और यहाँ Na कितना है 1, तो इसको कर दीजिए 2, तो ये हो गया 2। आगे चलिए, ऑक्सीजन ये हो गया 2 और इधर है 1, तो यहाँ इसको कर दीजिए 2। अब ऑक्सीजन देख लिए, इधर Cl 2 ठो है, इधर Cl 2 ठो है। हाइड्रोजन यहाँ है 4 और इधर देखिए H1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए, H2 यहाँ H2 यहाँ, यानी ये भी रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो अब इन सब के बाद अगला रिएक्शन देखेंगे हम। मज़ा आ रहा है रिएक्शन बैलेंस करने में। ROH प्लस PCl3 और इसकी क्रिया करा के लिख दिए RCl प्लस H3PO3, खटाखट। चलिए बैलेंस कीजिए, देखिए R 1 ठो, इधर भी R 1 ठो, मौज कर दी। O इधर है 1 और इधर आ जाइए O3, यानी O इधर है 3, तो इसको 3 करने के लिए यहाँ 3 लगा दें। गलत, कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता, कहाँ लिखा जाता है आगे, यानी यहाँ लगा दें 3। अब यहाँ जैसे ही 3 लगाए तो O कितना हो गया 3 ठो, H भी कितना 3 ठो, R भी 3 ठो, इधर R कितना है 1, इसको कर दें 3। O3, इधर भी O3, इधर H 3 ठो, इधर भी H 3 ठो, P 1 ठो, P 1 ठो, Cl 3 ठो, यहाँ भी Cl 3 ठो। अरे ये तो एकदम सरल सरल आ रहा है जी। चलिए मज़ा आ रहा है ना। हाँ, इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, इसके पहले के जो भी टॉपिक थे सब पर वीडियो बना दिया गया है। आप लोग देखना चाहें तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में हेर ढूंढ कर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना होगा क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री, और उसी के अंदर जब उसको ओपन करेंगे तो अंदर बाहर एकदम एक लाइन से बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, तो देखते रहिए। अगला आप दे रहे हैं अगला है RX और प्लस में Na, तीर का निशान R NaX। चलिए अब ये तो आप लोगों के लिए एकदम छोटा मोटा खेल हो गया होगा। देखिए R कितना 1 ठो, इधर R 2 ठो है, इसको 2 कर दीजिए। X कितना हो गया 2 ठो, इधर X कितना है 1 ठो, इसको बना दीजिए 2। Na यहाँ देखिए Na हो गया 2 ठो, यहाँ Na 1 2। अब तो एकदम ये तो लुल्लू पुल्लू वाला लग रहा है। चलिए एक ठो और देख लीजिए, CO प्लस H2, तीर का निशान CH3OH, खटाखट कीजिए। अब तो आप लोगों को भी बैलेंस करना आ ही गया। C कितना है 1, इधर C 1, O इधर है 1, इधर O है 1। हाइड्रोजन का देखिए
H3 यानी यहाँ है 3 ठो, H1 यानी यहाँ है 1 ठो, दोनों को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। इधर H2 लगा दीजिए 2। ये तो एकदम अब सरल लग रहा होगा आप लोगों को भी। आप लोगों को अगर किसी भी रिएक्शन में कोई दिक्कत, परेशानी, घबराहट, झंझनाहट, चुनचुनाहट, ऐसी कोई भी बीमारी हो तो तुरंत बताइएगा। अब कुछ दिया जाएगा, आप लोग हल कर लेंगे। तो चलिए अब आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग आराम से घर पर बैठकर लगाइएगा। C6H12O6 प्लस में नहीं, डायरेक्ट तीर में C2H5OH प्लस CO2। पहला होमवर्क ये है एच टी यानी कि होम टास्क। आराम से घर पर बैठकर खूब बढ़िया से लगाइएगा। ये पहला था। दूसरा, अच्छा जो बोर्ड में पिछले साल पूछे गए हैं वो भी यहीं दे रहे हैं, तो आप लोग आराम से घर पे बैठकर खूब बढ़िया से लगाइएगा। C12H22O11 प्लस में H2O, तीर का निशान C6H12O6। खटाक से ये सब अब घर पर आप लोग ट्राई करते रहिएगा। अगला है H2S प्लस SO2, तीर का निशान S प्लस H2O, ये तीसरा। चौथा, अच्छा ये सब आप लोग कर लेंगे ना, नहीं कर पाएंगे तो घबराइएगा मत, वीडियो को दोबारा देखिएगा। कैसे नहीं होगा जी, रिएक्शन ही तो है, ऐसे कैसे बैलेंस नहीं होगा। अगला I2 प्लस H2S, तीर का निशान, फिर ये है S प्लस HI। ठीक, और दे दें कि बस करें? हाँ चलिए, अच्छा ले लीजिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस में चलो लेते रहो, लो होमवर्क ही होमवर्क। CaCO3 प्लस में है H2O, ये सब आपके लिए है, आराम से सब। अच्छा और नीचे तक 1 मिनट, हाँ नीचे वाला शायद चमक रहा है ना। तो अगला ले लीजिए ZnNO3 प्लस AG, नहीं Zn प्लस AgNO3, तीर का निशान ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। ठीक, बस करें कि और एक आठ दे दें कि इतना बहुत है आप लोगों के लिए? चलिए एक ठो और इधर लिख लीजिए, ये है Cu2S और प्लस में O2, तीर का निशान Cu2O प्लस में SO2, ये है 7। ठीक, तो ये सातों आप लोगों को करना है। और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो तुरंत बताइएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब बढ़िया से देखिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां है यहाँ। ये सभी आप लोगों को घर से करके आना है। अब चलिए इसको मिटाकर इस टॉपिक में, वैसे तो जितना था वो बता दिया गया है, 2 ठो और टॉपिक आते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। वैसे इस बार तो वो काट दिया गया है सिलेबस से, लेकिन क्या पता सिलेबस वाले का भी क्या मोड़ रहे। तो ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में यूज, उपयोग। और इसमें पहला आता है संक्षारण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजन। ठीक, संक्षारण कहते हैं किसे, चलिए समझते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा दिया गया है, आपको चाहिए तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए या तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, लिंक भी दे देंगे। संक्षारण होता क्या है, कोई भी धातु रहे, ये धातु नमी के संपर्क में आ जाए या वायु के संपर्क में आ जाए या आर्द्रता के संपर्क में आ जाए, आर्द्रता और या तो अम्ल के संपर्क में आ जाए, तो ये हो जाती है संक्षारित। और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया वो कहलाती है संक्षारण। यानी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब कोई धातु नमी, वायु, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, यह क्रिया कहलाती है संक्षारण। अगर एग्जाम्पल देखें तो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, जंग लगना यानी मूर्छा लगना, क्या लगना, मूर्छा लगना, यानी कि वही सड़ जाना।
किसी भी वस्तु का संक्षारण होगा तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, सड़ने लगेगी धीरे धीरे। अब जब सड़ेगी तो वस्तु, कोई भी वस्तु सड़ेगी तो ये तो हानि हो रही है। और अगर देखें, अगर चांदी है कोई, ठीक, तो ये चांदी का काला होना, चांदी का काला होना, ये भी क्या है, संक्षारण का उदाहरण। अगर कोई पीतल है तो ये पीतल का हरा होना। देखिए जो पानी वाली ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर में जो ये चक्का होता है, बड़ा वाला चक्का, अगर ये पानी में बहुत ज़्यादा चला दें तो ये हरे हरे रंग का हो जाता है, तो वो क्या हो गया उसमें, संक्षारण। महिलाएं धान लगाने जाती हैं पायल पहन के, तो जब जाएँ एक आध हफ्ता धान लगा दें तो उनके पायल का रंग कैसा हो जाता है, काला। तो हंसिया खुरपी लेकर उसको छुड़ाती हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, संक्षारण। ठीक। अच्छा, अब सवाल है एक ठो आप लोगों के लिए, अगर लोहे में मूर्छा लग जा रहा है, लोहे में जंग लग जा रहा है, तो बताइए उसका वजन घटेगा कि बढ़ेगा कि स्थिर रहेगा। वेरी गुड, कितने लोग कह रहे हो घटेगा। हाँ, जो लोग कह रहे हो घटेगा उनका गलत है, उसका वजन बढ़ेगा। अब वो जान लो कैसे, जैसे मान लो ये कोई लोहे की रॉड है, तो जब भी संक्षारण होगा, संक्षारण यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु आकर जुड़ेंगे तो इसका वजन बढ़ेगा ना। अब भले ही ये सड़ जा रहा है, अब अगर इसको उठाकर ऐसे पटक दें तो ये जो सड़ा हुआ भाग रहेगा वो झड़ जाएगा, तब इसका वजन घट जाएगा। लेकिन जैसे संक्षारण हो गया तो इस पर ऑक्सीजन के अणु आएंगे, इसका वजन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का अणु भार O2, इसका 16 हो जाएगा, 2 ठो है तो 16 दूना 32। ठीक, तो इसका वजन बढ़ेगा अगर इसमें होगा संक्षारण। तो अब इससे बचने के उपाय भी जान लेते हैं, ये तो था उदाहरण। तो बचने का उपाय क्या है वो देख लो, बचाव के उपाय, बचाव के उपाय। चलो देखो, कोई धातु है उसको पेंट कर दो, तो पेंट करके खूब बढ़िया से एकदम मस्त एशियन पेंट लाओ, पेंट कर दो, अब उस धातु का संक्षारण नहीं होगा। दूसरा, बर्तन को नमी से बचाओ। ठीक ना, हाँ, खूब मस्त लोहा है उसको फेंक दो, ऐसे बारिश हो रही है फेंक दो बाहर, संक्षारण हो ही जाएगा। तो लोहे की जो भी वस्तु है उसको नमी से बचाओ, वायु से बचाओ। तीसरा, इसका यसद लेपन, यसद लेपन, यसद लेपन मतलब इस पर देखो, एक होता है, हाँ, यसद लेपन का मतलब होता है इसको जो भी धातु है उस पर किसी दूसरे धातु की पतली परत चढ़ा दी जाए, वही क्या है, यसद लेपन। या विद्युत लेपन, विद्युत लेपन। तो देखिए इन दोनों में क्या होता है, किसी धातु की पतली परत, पतली परत, जैसे जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाए तो उस पर कोई हानि नहीं होगा, मतलब उस पर संक्षारण नहीं होगा। अगला, ग्रीस लगा दें, किसी भी धातु पर अगर ग्रीस लगा दें तो उस पर संक्षारण नहीं होता है। या फिर ग्रीस की जगह मोबिल लगा दें, मोबिल वही जो वाहनों से निकाला जाता है। देखिए जब हम लोग तेल साइकिल के चैन वैन में तेल दिलवाते हैं, वही तेल अगर रिंग में लगा दें, बरसात के मौसम में रिंग में लगा देते हैं चारों तरफ खूब बढ़िया से, तो उस पर संक्षारण की क्रिया नहीं होती, तो साइकिल का रिंग रहता है वो अच्छे से बचा रहता है। तो ये थे बचाव के उपाय। ठीक, तो संक्षारण की क्रिया होगी तो जो भी लोहे की धातु रहेगी वो नष्ट हो जाएगी और ये हमारे लिए हानि है। मान लीजिए कोई लोहे का ब्रिज बना हुआ है और उसका हो गया संक्षारण, उस पर कोई महिला गई मारुति लेकर, नीचे चल गई, ठीक। कोई भी लोहे के दरवाज़ा लगा हुआ है, हो गया संक्षारण, दरवाज़ा लगने का कोई फ़ायदा नहीं, इसे पकड़ के ढकेल दे, दरवाज़ा खुल गया। तो ये सब छाप लीजिए। अब इसका दूसरा है, ये तो पहला था संक्षारण, अब एक दूसरी भी क्रिया होती है और वो है विकृत गंधिता। दूसरा है विकृत गंधिता। देखिए ये क्या होता है, कोई भी भोज्य, देखिए खाद्य सामग्री, और कैसी खाद्य सामग्री, जिसमें तेल बहुत अधिक मात्रा में हो। बाप रे, क्या हो गया जी। तो देखिए तैलीय भोज्य पदार्थ, तैलीय भोज्य पदार्थ, ये काफ़ी देर तक वायु के संपर्क में रख दिया जाए तो इनसे गंध आने लगती है। ठीक, यानी ये महकने लगते हैं, महकने लगते हैं एकदम बढ़िया, सेंट मार के जेड सेंट की तरह नहीं, मतलब गंध आने लगती है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। यानी कि तैलीय भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके गंध देने लगते हैं, इनके स्वाद में आ जाएगा परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन
और गंध में परिवर्तन, और यही क्रिया क्या कहलाएगी? विकृत गंधिता। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए आपका बर्थडे है और घर में बनवा दिए पनीर, शाम को पनीर बनवा दिए, खूब बहुत ज़्यादा पनीर बनवा दिए, इतना ज़्यादा बनवा दिए कि खाने के बाद बच गया। अब पनीर में तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको ऐसे खुले में छोड़ दिए। ऐसे सोचते हैं कि चलो अब बचा हुआ है रख दें, कल ले जाएंगे स्कूल में, सभी लड़कियों को बांट देंगे, खाएंगी वो लोग आराम से। तो वैसे ही खुला छोड़ दिए। अब होगा क्या? ऑक्सीजन, हवा सभी जगह मौजूद है, उस पर क्रिया कर लेगी और सुबह तक देखेंगे तो वो गंधाने लगेगा, महकने लगेगा, उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन आ जाएगा। यही क्रिया क्या है? विकृत गंधिता। इससे हुआ क्या? भोज्य पदार्थ की हानि हो गई, यानी जो भी खाना आप सोचे थे कि हाँ अपनी दोस्तों को खिलाएंगे, अब वो बेचारी वही देखेंगे तो क्या खाएंगी, अब उनका मन बिगड़ जाएगा, खाएंगे नहीं। तो विकृत गंधिता से ये थी हानि। अब बचाव के अगर उपाय देखें, इसके बचाव के उपाय, तो देखिए, पहला, जो भी भोज्य सामग्री है उसको अच्छे से ढक कर रखें, अच्छे से ढक कर रखें। दूसरा, उसे वायुरोधी बर्तन में रखें, वायुरोधी बर्तन में। अब इससे होगा क्या? देखिए, जब वायुरोधी बर्तन में रखें तो उसमें ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा, तो विकृत गंधिता की कोई संभावना ही नहीं है। तीसरा, शीतलन, शीतलन यानी उसको फ्रिज में रख दीजिए। देखिए, जब फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में जिस भी भोज्य पदार्थ को जैसा रखा जाता है कुछ काफ़ी समय तक वो वैसा ही रहता है। चौथा, उसको नाइट्रोजन युक्त बर्तन में रखिए, नाइट्रोजन युक्त बर्तन में रखिए। रख कर देखिए, जो भी आप चिप्स खाते हैं या कुरकुरे खाते हैं, कुरकुरे, या तो एक ठो अंगूरी भाभी, वही 1-2 रुपए का जो मिलता है दुकान पर, तो बड़ा सा ऐसे पैकेट रहेगा, ऐसे, ये इधर भी ये, और ये फुला रहेगा, इसमें रहेगा थोड़ा सा, बस इसको में नाइट्रोजन भर के फुला देते हैं। तो जो भी खाद्य सामग्री हैं, ये 2 रुपए वाला जो कुरकुरे हो गया, चिप्स उप्स, इन सब में नाइट्रोजन भर के थैली फुला देते हैं ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो, विकृत गंधिता ना हो और वो काफ़ी समय तक खाया जाए। तो आप भी बर्तन को नाइट्रोजन, आप भी खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन युक्त बर्तन में रखेंगे तो उसको काफ़ी देर तक खा सकेंगे। आज पनीर बना कर रखिए, 5 दिन बाद तक आराम से खाते रहिए। ठीक, तो नाइट्रोजन युक्त बर्तन में रखेंगे, विकृत गंधिता नहीं होगा। फ्रिज में रखेंगे, विकृत गंधिता नहीं होगा। वायुरोधी बर्तन में रखेंगे, विकृत गंधिता नहीं होगा। या फिर उसको अच्छे से ढक कर रखें तो शाम को रखेंगे तो सुबह तक खा सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।